हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा व्लॉग्स। तो आज है संडे और परसों यानी ट्यूसडे को हमारा थर्ड पेपर है दैट इज़ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। तो कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है मेरे घर पे। काम आज भी लगा हुआ है बट अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, तो बस मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। शाम में क्या होता है ना कि जब सुबह से उठो और रात दिन में नहीं सो तो फिर रात में थोड़ी सी नींद आने लगती है, तो फिर वीडियो में उतना सही नहीं एक्सप्रेशन जाता है। तो बस काम की बात करते हैं। तो आज मैं ये तीसरे चैप्टर का वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो देखिए, ये एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन थर्ड पेपर है। तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स दी हुई हैं और पहली, तीसरी, चौथी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट 13-14 पेज की है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये पहला, तीसरा, चौथा पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फ़र्स्ट पेपर से आज स्टार्ट करने जा रही हूँ और फटाफट हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें दिया हुआ है कि रिसर्च इन एजुकेशन। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिसर्च क्या होता है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 15-20 मिनट का जाए, लेकिन मैं ट्राई इसमें कर रही हूँ कि मोस्टली पहला चैप्टर थोड़ा सा छोड़ के 75% कवर कर लूँ, जिससे ये पहला चैप्टर आपका एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहला है रिसर्च। तो अगर सिंपली पूछता है रिसर्च क्या है, तो रिसर्च देखिए री प्लस सर्च से बना है। री यानी बार बार, सर्च यानी किसी चीज़ को खोजना, यानी अगर हम बार बार किसी चीज़ को खोज रहे हैं तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। री प्लस सर्च, तो यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान क्या होता है, इंग्लिश में रिसर्च का हिंदी वर्जन अनुसंधान है। इंग्लिश में रिसर्च मतलब होता है री प्लस सर्च, बार बार किसी चीज़ को खोजना ही हमारा रिसर्च होता है। तो रिसर्च वाकई में ये होता है कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ एक बार खोज ली गई और वहीं पे रोक दी गई, ऐसा नहीं होता। बार बार हम उस चीज़ के बारे में खोजते हैं। कभी ये उसको प्रूव करते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ डिस्कवर हुई ये सही है, कभी हम उसको अगेंस्ट उसके जाते हैं कि ये जो चीज़ इन्होंने निकाली है ये सही नहीं है, ये ऐसा होता है। तो रिसर्च का काम ही है बार बार चीज़ों को सर्च करना। कभी आप जो चीज़ें एक बार बनाई जा चुकी है, कभी आप उसके फेवर में आप बोलते हो, कभी आप उसके अगेंस्ट में बोलते हो। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसर्च का अर्थ वही बार बार किसी भी चीज़ को सर्च करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। तो मैंने जो 2 डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है। पहली तो है वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं है, बल्कि ये एक दीर्घकालीन, गहन और उद्देश्यपूर्ण खोज है। बहुत सिंपल है कि अनुसंधान जो है वो केवल सत्य की खोज नहीं है। ये आप जब भी एजुकेशन के सब्जेक्ट से डील करते हो ना, तो आपको ये सब टाइप की थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अनुसंधान केवल सत्य की खोज नहीं है, बल्कि ये गहन, काफ़ी देर तक चलने वाली, लंबी और सउद्देश्यपूर्ण खोज है। तो ये पहली इसकी डेफिनेशन है वेबस्टर के अकॉर्डिंग। दूसरी जो मैंने याद की है वो ये है रेडमन तथा मोरी के अकॉर्डिंग कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित अनुसंधान को नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। यानी हम कुछ नया खोजना चाह रहे हैं, उसके लिए जो हम एक व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक जो एफर्ट कर रहे हैं, व्यवस्थित प्रयास कर रहे हैं, उसे ही हम अनुसंधान कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च, जब भी आप रिसर्च की बात कर रहे हो, वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो हमेशा सिस्टमेटिक होगी, पहले से प्री प्लान्ड होगी और सिस्टमेटिक होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमारा मन है हम रिसर्च करने बैठ गए, सब कुछ पहले से प्लान करके, व्यवस्थित करके हम रिसर्च करते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन है वेबस्टर की, रेडमन तथा मोरी की। ईजी डेफिनेशन है, आप आसानी से लिख सकते हैं कि अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन, गहन और सउद्देश्यपूर्ण खोज है। रेडमन और मोरी का कहना है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को ही हम अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या होती है, कौन सी खूबियां हैं जो रिसर्च में होती है या फिर होनी चाहिए। तो कई चीज़ें दी हुई हैं। जैसे पहला इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस, यानी जो भी रिसर्च है उसे हमेशा एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होना चाहिए, यानी खोज वाला प्रोसेस होना चाहिए। रिसर्च हम क्यों करते हैं, कोई नई चीज़ खोजने के लिए। तो रिसर्च को हमेशा एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होना चाहिए, मतलब हमेशा उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो कुछ नया खोज करे। दूसरी है पार्सिमोनी, मितव्ययिता, यानी रिसर्च मितव्ययी होना चाहिए। बहुत खर्चीला आपका रिसर्च हो रहा है, ज़्यादातर लोग नहीं करते, हमारे बजट में होना चाहिए, पार्सिमोनी होना चाहिए, यानी मितव्ययी होना चाहिए।
तीसरी चीज़ है साइंटिफिक डिज़ाइन। कुछ ऐसा हम रिसर्च हमेशा हमें करना चाहिए जो साइंटिफिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो, यानी जिसमें कुछ नया इन्वेंट हो रहा हो, जिसका डिज़ाइन पहले से प्री प्लान हो और साइंटिफिक डिज़ाइन हो, यानी एक वेल मेंटेन्ड डिज़ाइन हो। ठीक है। चौथा है सिस्टमेटिक स्टडी। रिसर्च को हमेशा सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, यानी एक प्री प्लान हमने बनाया कि ऐसे 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 हमें रिसर्च हम करने चाह रहे हैं, तो उसको अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो रिसर्च हमेशा एक सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम सोच लें कि हमें कितने साल में करना है, क्या कितना हमारा खर्च आएगा, रिसोर्सेज हम कहाँ से लेंगे, कितना हम डेली टाइम दे सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ सोच के तब हमें रिसर्च शुरू करनी चाहिए। पांचवी चीज़ है एम्पेरिकल स्टडी। तो रिसर्च जो होता है वो हमेशा अनुभव पर आधारित होता है। किसी भी चीज़ का हमें अनुभव है तभी हम उसके आगे की चीज़ को हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ आगे हम करना चाह रहे हैं पीछे के अनुभव से ही। तो रिसर्च जो होता है वो अनुभव की स्टडी होता है। फिर है वेरिफिकेशन, यानी कि रिसर्च में क्या होता है, हमेशा वेरिफिकेशन यानी सत्यापन होता है। कोई भी एक चीज़ अगर कोई किसी चीज़ का रिसर्च करता है तो कोई दूसरा इंसान उस रिसर्च को सत्यापित करता है, कभी उसके फेवर में वो रिजल्ट जाता है, कभी उसके फेवर में नहीं जाता। बेसिकली वो उसको कोई और भी लोग उस रिसर्च को वेरीफाई करते हैं। तो ये जो रिसर्च में सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपके रिसर्च को बार बार वेरीफाई किया जाता है। फिर आपका है कि क्रिटिकल और रेशनल स्टडी। तो रिसर्च की ये मेन चीज़ है कि इसका हमेशा जो भी दूसरे आपके सीनियर हैं या उस फील्ड के जो और भी लोग हैं वो क्रिटिकली उसकी स्टडी करेंगे, यानी वो पक्षपात पूर्ण नहीं करेंगे। वो बिल्कुल होता है ना कि एकदम सही तरीके से उसको रिसर्च को देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, मतलब वाकई में सही है तो सही, गलत है तो गलत, जो भी होगा आपके सही है तो आपके फेवर में बोलेंगे, कुछ चीज़ें गलत है तो आपके अगेंस्ट में भी बोलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि क्रिटिकल स्टडी इसका किया जाता है रिसर्च का। कंट्रोल्ड स्टडी, इसमें होता है कि रिसर्च की कंट्रोल्ड स्टडी होती है। देखिए वैसे तो कई चीज़ें हैं, अगर हम हर चीज़ को रिसर्च करने लगेंगे तो नहीं कर सकते। तो हम ऐसा रिसर्च में क्या हम करते हैं कि अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी जो उससे जुड़ी हुई 9 चीज़ें उसको हम बिल्कुल हटा देते हैं और बस उस एक चीज़ पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करके हम रिसर्च करते हैं। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को हम ब्लॉक कर देते हैं और सिर्फ उसी को हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारी कंट्रोल्ड स्टडी होती है। फिर ये ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी ये जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। रेप्लिकेशन क्या है कि अनुसंधान का मतलब ये है कि बार बार किसी चीज़ को करना, बार बार करना, रेप्लिकेशन उसका। तो यानी जब उसी क्या कह रहा है कि बार बार हम रिसर्च करते हैं और हर बार अगर हमें एक ही रिजल्ट मिलता है तो हमें कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च सक्सेसफुल हुआ है। तो यानी रिसर्च जो जब भी होता है तो उसका रेप्लिकेशन होता है, यानी 1-2 बार कोई ना कोई और उसे ट्राई करता ही है। फिर आपका जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 बार पूछा है। सामान्यकरण को सिंपली मार्क ब्लॉक ने व्यापार की रीति कहा है और इसका जो मुझे समझ में आया वो इनका कहना यह है कि सामान्यकरण जो है वो तथ्यों के बीच का संबंध या संपर्क है या एक प्रकार का निष्कर्ष है या प्रक्रियाओं के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संबंध है। बहुत बोरिंग लैंग्वेज है। तथ्यों या आंकड़ों या प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है, उनका मिलान या तुलना की जाती है। मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जनरलाइजेशन जो है उसे मार्क ब्लॉक ने व्यापार की नीति कहा है और उसके बाद वो ये है कि हाँ, सिर्फ मार्क ब्लॉक ही दिया। मार्क ब्लॉक ने व्यापार की रीति कहा है और उसका मेन मकसद ये है कि जो भी चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं। जो एक जैसे उन्हें एक तरफ कर दिया, एक गुण या एक विशेषता वाले जो दूसरे हैं उनको दूसरी तरफ कर दिया और इस तरीके से हम उनको अलग अलग उनका मिलान करते हैं, समानताओं और क्षमताओं की खोज करते हैं। मतलब उन्हें 2 पार्ट में कर देते, एक जैसे को एक तरफ, दूसरे जैसे तथ्य या गुणों को एक तरफ, और उनका हम स्टडी करते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, ये भी पूछा है। तो ये बोल रहा है क्या है रिसर्च की इम्पॉर्टेंस। तो पहली चीज़ है कि अनुसंधान जो है वो मानवीय ज्ञान के विकास में सहायक है। दूसरी कह रहा है कि विज्ञानों की प्रगतिशाली शक्तिशाली कुंजी है, यानी साइंस में जो भी कुछ नया रिसर्च होता है वो कहीं ना कहीं रिसर्च की वजह से ही साइंस में नई चीज़ इन्वेंट होती है। तो साइंस के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या कह रही है कि हमारी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़ है कि जो भी पूर्वाग्रह यानी पहले से जो भी हमने सोच के रखा है अपने बारे में कि ऐसे 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 होता है, उस चीज़ को, उस मिथ को तोड़ने के लिए भी रिसर्च बहुत ज़रूरी है।
और क्या कह रहा है कि हम प्रशासक का मार्गदर्शक है, यानी हमारे देश में जो भी चीज़ें हो रही कहीं ना कहीं उसको गाइड करने का काम रिसर्च ही करता है। और वस्तुनिष्ठता लाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी लाता है, यानी पक्षपात रहित कोई भी काम करने में हमें रिसर्च हेल्प करता है। और जिस अनुसंधान का आधार वैज्ञानिक होता है, जैसे हमने बताया कि साइंस के बिना रिसर्च के साइंस कुछ भी नहीं है, तो साइंस के एरिया में तो रिसर्च बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमारी कुशलता में वृद्धि लाता है और हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। मतलब कहीं ना कहीं नई चीज़ बन रही है, हम समझ रहे हैं कि अच्छा कुछ अच्छा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिसर्च का तरीका है और हमारी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है। कोई नई चीज़ बन रही है, हमें पता चली, तो हमारी नॉलेज तो बढ़ ही रही है ना। थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो 11 मिनट का हो गया है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग उतना सही से नहीं समझ पाएंगे, बोरिंग सा हो जाएगा। तो बस अब नेक्स्ट आ गया है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च 3 तरह की होती है: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो कि हम इस बुक में अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमारे बीएड से रिलेटेड है। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन रिसर्च जैसा हम देख सकते हैं, जहाँ भी रिसर्च एजुकेशन से रिलेटेड होता है उसे एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 2 डेफिनेशन है, मुनरो और एफ.एल. व्हिटनी। तो मुनरो का कहना है कि शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांतों का निर्माण और विधियों का विकास है, यानी शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांतों का निर्माण है। एफ.एल. व्हिटनी का कहना है कि शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उनमें योगदान करना है, जिसमें वैज्ञानिक विधि, दार्शनिक विधि और चिंतन का प्रयोग किया जाता है। ये 2 डेफिनेशन है। शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ और विशेषताएं पूछ चुका है लास्ट ईयर में, तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ पे शिक्षा से संबंधित अनुसंधान होता है उसे हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। उसके बाद टाइप दिया है, जैसे मैंने बताया, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। और फिर जो आपसे पूछा है पिछले साल में वो है शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता, क्यों ज़रूरत है एजुकेशनल रिसर्च की। पहली चीज़ है रिलेशनशिप विद वेरियस फील्ड। बहुत सारे क्षेत्रों से संबंध होता है एजुकेशनल रिसर्च का, इसलिए हमें एजुकेशनल रिसर्च करना होता है। क्लासरूम टीचिंग, कक्षा में पढ़ाने से रिलेटेड जो भी नए नए इन्वेंशन होते हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल रिसर्च से संबंधित होते हैं। शिक्षा का विज्ञान और कला के रूप में विकास, यानी शिक्षा जो है वो विज्ञान और कला दोनों से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है शिक्षा का, उसके बारे में हम डिटेल्ड हमें नॉलेज जानना होता है। तो बस अभी डुग्गू आ गया था और उसको सुलाकर मैं वापस से वीडियो अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि एजुकेशनल रिसर्च की क्या हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में ज़रूरत है। तो कक्षा कक्ष की समस्याएं हैं, क्लासरूम के प्रॉब्लम सॉल्व करना है और पुस्तकों का पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमें एजुकेशनल रिसर्च की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो आपसे नेक्स्ट चीज़ पूछा है एग्ज़ाम में वो है आपका फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। तो इसमें दिया है कि जो प्योर बेसिक रिसर्च होता है उसे ही हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ दिया है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसको हम सिंपली कह सकते हैं नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान, यानी जो हमारे पास ज्ञान है उसको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए हमें और ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च होता है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और इसमें भी जनरलाइजेशन पर यानी सामान्यकरण पर बल दिया जाता है। और इस तरह की जो भी रिसर्च होते हैं वो ज़्यादातर कंट्रोल्ड सिचुएशन में यानी ज़्यादातर रिसर्च लैब में होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च की डिफिनेशन हो गई। उसके एग्जांपल लिया है तो एक तो है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी बाय B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर और जीन पियाजे इन 2 लोगों की थ्योरी इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च का ही पहला पार्ट है फंडामेंटल रिसर्च। फिर इसमें दिया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो दिया है फर्स्ट है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सेकंड है ये फैक्ट पे, ट्रुथ पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, थर्ड है ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में ये रिसर्च किया जाता है, ज़्यादातर लैब्स में होता है, फोर्थ है इसमें सिद्धांतों का सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन होता है, फिफ्थ कह रहा है कि इसमें उपयोगिता पर यानी एप्लीकेशन पर कम फोकस किया जाता है और सिद्धांतों पर यानी प्रिंसिपल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए हम इसे फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं क्योंकि सिद्धांतों पे ज़्यादा फोकस करता है और जो इसका डेली की जो एप्लीकेशन है उस पर कम फोकस करता है।
उसके बाद कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो क्यों, क्या, कैसे जैसे प्रश्न सॉल्व करता है, और इसका संबंध सिद्धांत और प्रतिमान से रिलेटेड होता है, और जो भी व्यापक प्रबंधन की प्रक्रिया है उस पर ये काम करता है। उसके बाद है मौलिक अनुसंधान का महत्व, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये दिया है कि ये ज़्यादातर आधारभूत सामग्री जो भी हम अप्लाइड रिसर्च या फिर ये एक्शन रिसर्च का जो भी हमें मटेरियल मिलता है वो हमें फंडामेंटल रिसर्च से ही मिलता है। फंडामेंटल रिसर्च सिद्धांतों पे काम करता है, उन्हीं सिद्धांतों के एप्लीकेशन से एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च किए जाते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को एक बेस प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, इसमें जनरलाइजेशन का गुण पाया जाता है। तीसरी चीज़, ये विश्वसनीय और वैध ज्ञान की वृद्धि इसमें होती है। और चौथी चीज़ क्या है कि नए ज्ञान, सत्य और सिद्धांत के प्रतिस्थापना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। सीमाएं क्या है, इसकी सीमा ये है कि ज़्यादातर जो शैक्षिक शोध होते हैं ये, तो इसकी फर्स्ट सीमा ये है, लिमिटेशन, कि जो फंडामेंटल रिसर्च है ये एजुकेशन में कम काम आते हैं। फंडामेंटल रिसर्च साइंस की फील्ड में ज़्यादा काम आते हैं, एजुकेशन की फील्ड में फंडामेंटल रिसर्च कम काम आते हैं, एजुकेशन की फील्ड में अप्लाइड रिसर्च ज़्यादा काम आते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड क्या है, डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं उससे रिलेटेड रिसर्च भी फंडामेंटल रिसर्च में नहीं आते हैं, अप्लाइड रिसर्च में आते हैं। तो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करता है, एजुकेशन के रिसर्च के में प्रॉब्लम में नहीं काम करता, और इसमें धन और समय काफ़ी खर्च होता है, इसलिए लोग इसको थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स था फंडामेंटल रिसर्च पे। उसके बाद हम आते हैं अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड रिसर्च को प्रयुक्त अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक अनुसंधान से रिलेटेड होता है। यानी अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक रिसर्च होता है, एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें ज़्यादातर जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं उसके गुण इसमें भी पाए जाते हैं। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो बस ये है, तो ये इसमें कह रहा है एक तरीके से कि ये दोनों फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन कुछ इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, मेन ये है अप्लाइड रिसर्च का कि हमारी डे टू डे लाइफ में काम आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम आता है। ठीक है, ड्रिलिंग की प्रॉब्लम चल रही है आज, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे अवॉइड करिएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक है अप्लाइड रिसर्च की, तो ये वर्तमान से जुड़ी परेशानियों के बारे में बात करता है, और इसमें जर्नलाइजेशन का गुण इसमें भी होता है, और इसमें रिसर्च डिज़ाइन का विकास किया जाता है, और जो भी हम बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको हम थीसिस, डिसर्टेशन या जर्नल्स के थ्रू हम प्रकाशित कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल इसका एक है, वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये किसका एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। उसके बाद अगर आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये कह रहा है कि ये नियम और सिद्धांत का सत्यापन करता है, तथ्य की उपयोगिता का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ रूप है, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी यूज होता है वो इसके फेवर में ये सब बातें हैं। और लाभ क्या है कि समाज को सामाजिक लाभ है, आर्थिक लाभ है, नए जो भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं उनको नई नई सोर्स मिलता है जहाँ पे वो रिसर्च कर सकते हैं, नया एरिया उनको मिलता है, और वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये हमारा जो अप्लाइड रिसर्च होता है ये हमारे प्रैक्टिकल और ये डेली लाइफ से के रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करता है, और ये नवाचार को प्रोत्साहन देता है, और इसमें जो भी अनुसंधान है ये उद्देश्यपूर्ण होता है और मितव्ययी होता है, यानी पार्सिमोनी होता है, ज़्यादा इसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं। लिमिटेशन क्या है कि कहीं ना कहीं और कुछ अनुसंधान के कंपैरिजन में ये भी अप्लाइड के कंपैरिजन में ये भी खर्चीला माना जाता है, और इसमें विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं का समाधान करना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन थी। डिफरेंस अगर देखें फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च में, तो ये दिया है कि जो फंडामेंटल रिसर्च है ये सैद्धांतिक विकास के लिए है, और अप्लाइड जो है वो मांग चालित विकास के लिए है।
और मौलिक फंडामेंटल सर्च जो होता है वो मनुष्य के ज्ञान का विस्तार करता है, और उपयुक्त अनुसंधान जो है वो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखता है। तो ये एक तरीके से हमारा फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको अभी यहीं ख़त्म करने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे यानी एक्शन रिसर्च के बारे में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।